अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज दुबई से हम आपके लिए एक बड़े ख़ास प्रोग्राम लेकर आए हैं और बड़ी ख़ास शख्सियत हमारे मेहमान हैं। और जो मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की लहर है, हमारे अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात, भारत के साथ ताल्लुकात और जो दीगर हमारे जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उन पर जिस तरह की बातें हो रही हैं, इनकी राय बड़ी अहमियत रखती है। मैं इस वक्त दुबई में मौजूद हूँ। साबिक़ सदर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जनरल साहब, मैं सबसे पहले तो ये जो मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की लहर है इस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। आपने एक जगह पे कहा कि हो सकता है ये PSL की वजह से हो। गुज़िश्ता एक हफ्ते में 6 वाक़यात हो गए, 100 से ज़ायद लोग जो है वो जाँ बहक हो गए। आपके ख्याल में इस सब के पीछे वजह क्या है? कौन है जो हमें खून में इस तरह से नहला रहा है? एक तो टेररिस्ट खुद हैं ये TTP ख़ास तौर पे, लेकिन इनके पीछे कौन है? ये अकेले नहीं है। अकेले होते तो इनको तो सॉर्ट आउट किया हुआ है, लेकिन इनकी बैकअप सपोर्ट में एक तो ये अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं फ्री टू ऑपरेट, दूसरे इनके साथ मुलव्वस पाकिस्तान में कुछ ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स जिनसे हम निमट नहीं रहे हैं इस वक्त तक, और तीसरी चीज़ हिंदुस्तान मुलव्वस है। हिंदुस्तान इनको एनकरेज कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है, आर्म कर रहा है। तो ये एक हमारे ख़िलाफ़ एक टोटल एक फ्रंट है हमारे ख़िलाफ़, जिसको हमने कॉम्बैट कर। ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। मतलब एक शहर को हिट किया, दूसरे शहर को हिट किया, वहाँ चले गए, यहाँ चले गए। अब इतनी मुनज़्ज़म, इतने ऑर्गेनाइज तरीके से जो कार्रवाई हो रही है, आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? मकसद क्या है मतलब अभी इस वक्त ये सारी चीज़ें करने का, इस ऑनस्लॉट का? डिस्टेबलाइज पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना इंटरनली, क्योंकि देख लिया इन्होंने, इंडिया ने देख लिया है कि मिलिटरीली वो हमको दबा नहीं सकते हैं। मिलिट्री इज़ नो मोर एन आंसर, नो मोर अ सोल्यूशन, वॉर इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो वो अब देख रहे हैं कि वॉर के अलावा एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जिसे कहते हैं LIC, वो शुरू की जाए, उनको अंदरूनी तौर पे इनको दुख पहुंचाया जाए, मुश्किल में डाला जाए, इनकी इकोनॉमी को स्ट्रेंगुलेट किया जाए। दीज आर देयर मकसद ये है उनका, और वो ये कर रहे हैं। और वो यूज़ करते हैं वो उन अनासर को जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अंदर कह रहे हैं कि इसके पीछे बड़ा वाज़ेह तौर पर एक तो TTP और TTP को जो है वो अफगानिस्तान और भारत की जो है वो सपोर्ट है। यस, बिल्कुल। TTP तो ये आप ये ट्राइका कह रहे हैं, ये दिस इज द ट्राइका कि TTP, अफगानिस्तान और भारत। यस, देखे TTP को तो हमने डिफीट कर दिया था सबसे पहले 2007 में। मैंने ही, मेरे ज़माने में ऑपरेशन हुआ था स्वात में, और यही फजलुल्लाह जो TTP का हेड था वो अकेला रह गया था। उसको तो PO4 रेंजेस में हम उसको हंट डाउन कर रहे थे। और पूरे स्वात एरिया वैली को हमने क्लियर कर दिया हुआ था। उसके बाद ये हमारी हुकूमत आई, सिविल गवर्नमेंट इलेक्ट हुई, ANP की हुकूमत आई, उन्होंने उनको वापस आने दिया। वही फजलुल्लाह वापस आकर वही उसने स्कूल जलाने शुरू कर दिए, लड़कियों के स्कूल, 13 स्कूल जला दिए। तो दोबारा एक ऑपरेशन करना पड़ा 2009 में। बहुत वो मेजर ऑपरेशन था, आर्मी ने किया, जैसे कोई 1 मिलियन रेफ्यूजीज़ इस्लामाबाद में आ गए थे। तो उसके बाद से ये एक्टिव है, फजलुल्लाह एक्टिव है, और वो अफगानिस्तान जाकर उसने बेस बना दिया। जनरल साहब, मुझे एक और चीज़ बताइए। अब देखिए, लग ऐसा रहा है जैसे इन दहशतगर्दों की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं पर हैं, और हर जगह पर, हर मुल्क के हर कोने में जो है वो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों है? क्या उनके नेटवर्क अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं, मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए? नहीं, उनके TTP के नेटवर्क इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन वो मुलव्वस हैं लश्कर जंगवी के साथ। अब यहाँ जो है ये तो लश्कर जंगवी की कोलैबोरेशन से हुआ है। यहाँ भी सेक्टेरियन वायलेंस होती है कई जगह, क्वेटा में जो हो रही है वो लश्कर जंगवी इन्वॉल्व है। तो उन पे हम हाथ ही नहीं डाल रहे हैं। ये पंजाब बेस्ड हैं, साउथ पंजाब बेस्ड एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं हमारे, उन पे भी हम हाथ नहीं डाल रहे हैं। पंजाब में एक्शन ही नहीं हो रहा है। तो ये हाफ हार्टेड नेशनल एक्शन प्लान जो है ना, वो उससे गुजारा नहीं है। हाई टाइम हमने ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए।
हमें तमाम फ्रंट्स पे लड़ना है। नहीं, ये तो बड़ी आप जो बात कह रहे हैं कि बड़ा एक्शन हाफ हार्टेड हुआ है नेशनल एक्शन प्लान यस पर। ऑफ कोर्स, पंजाब में कहाँ हुआ है? आई मीन सिर्फ फ्रंटियर में हुआ है, नॉर्थ वजीरिस्तान में। व्हाट अबाउट ज़रब-ए-अज़्ब? ज़रब-ए-अज़्ब तो फ्रंटियर में था, कामयाब नॉर्थ वजीरिस्तान में हुआ था, बहुत कामयाब था। उधर जिस मकसद में वो हुआ था, वहाँ तालिबान को मारना और अलकायदा और उनके जो कम्युनिकेशन सेंटर था वो, इट वाज अ बिग अचीवमेंट। वहाँ उनका कम्युनिकेशन सेंटर था, जो सारे जितने भी उनकी जाल है टेररिज्म का, उसके से कम्युनिकेशन सेंटर वहीं था, उसको डिस्ट्रॉय किया। मगर ज़रब-ए-अज़्ब का तो दायरा फिर पूरे मुल्क में जो है वो बढ़ा दिया गया था। तो फिर इसका मतलब है क्या हम ये मकसद, क्या हम ये इससे इंप्रेशन लें, अगर इनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज कही हैं, कि फिर ज़रब-ए-अज़्ब कामयाब, उस तरह से कामयाब ऑपरेशन नहीं था? नहीं, ज़रब-ए-अज़्ब पूरे मुल्क में तो नहीं, पंजाब में, वही मैं बार बार कह रहा हूँ, सिंध में कराची में हुआ है। पंजाब इज़ द बेस ऑफ सेक्टेरियन टेररिज्म। पंजाब, वहाँ क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, हार्डली एक आधा ऑपरेशन हुआ है, लेकिन एक लॉन्च्ड एज अ परमानेंट ऑपरेशन अगेंस्ट ऑल टेररिस्ट, वो तो नहीं हुआ है। अच्छा, मैं जनरल साहब ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा तो नहीं कि हम कंप्लेसेंसी का शिकार हो गए हों, या हम ये जो एक दरमियान में एक अरसा आया जब दहशतगर्दों की कोई इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं हुई, तो हमने शायद ये समझ लिया हो कि भाई अब जो है वो दहशतगर्द जो है वो यहाँ से जा चुके हैं, और उस वजह से जो है वो इनको वापस आने का मौका मिला हो? पार्शली यस, ये भी हो सकता है। वी वर कॉम्प्लेसेंट, हमने सोचा कि काफ़ी हमने जी इनकी कमर तोड़ दी है और बिल्कुल ठीक हो गया है। कुछ स्टेटमेंट्स हायर अप से भी ये निकलती थी, लेकिन वो बात नहीं थी। अब जैसे अभी लेटेस्ट जो ऑपरेशन ये है, एक आपको भी शायद आया हुआ, मेरे पास व्हाट्सएप किसी ने भेजा है कि ऑपरेशन गाजी इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। अब ऑपरेशन गाजी, गाजी वो था जो लाल मस्जिद का जो मारा गया था मौलवी जो है, जिसका भाई अभी यहाँ है, जो उधर ही है लाल मस्जिद पे ना, वो दंदनाता फिर रहा है अभी, और वो बिल्कुल एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी पाकिस्तान किस्म की बातें करता है, लेकिन उसको कोई हाथ ही नहीं डाल रहा है। तो ऐसे ही ये लश्कर जंग भी है। तो हम ये हाफ हार्टेड हुआ ना, अभी वहाँ बैठा हुआ इस्लामाबाद के सेंटर में बैठा हुआ वो ये चीज़ें कर रहा है और कह रहा है और मुलव्वस है, और कुछ नहीं हम कह रहे हैं उसे। तो आपको लगता है कि लाल मस्जिद वाला कनेक्शन भी है इन दहशतगर्दी के वाक़यात? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा। सब है हालिया वाक़यात में, या पहले भी? पहले भी था, पहले भी लाल मस्जिद का तो था, हमेशा एक्टिव रोल था। और उसके बाद जब से ये सिविल गवर्नमेंट आई, इन्होंने एक अपीजमेंट पॉलिसी चलाई उसी लाल मस्जिद, उसी मौलवी के साथ। मतलब क्या, हम तो पॉलिसी में को सस्टेन नहीं करते हैं। किस तरह से? क्योंकि आप भी, ज़ाहिर बात है, आपने तो बड़ा फर्स्ट हैंड डील किया हुआ इन सारी चीज़ों से। क्या दहशतगर्दी का क्या कनेक्शन है लाल मस्जिद का? आज बड़े अरसे बाद फिर ज़ाहिर बात है, ये मैं टॉपिक खोल रहा हूँ, मगर ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में भी इनका बड़ा किरदार है। देखिए, ये एक्सट्रीमिज़म, इंतहा पसंदी, एक रेडिकलाइजेशन फैला रहे हैं माशरे में। इस्लामाबाद में बैठ के ये फैला रहे हैं, उस वक्त भी फैला रहे थे। लाल मस्जिद को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था मिलिटेंसी के साथ, वहाँ इनके पास हथियार थे, इनके पास सुइसाइड जैकेट्स थे, इनकी औरतों के पास डंडे वंडे इन्होंने दे दिए थे, जैसे कोई जंग करना है पुलिस के साथ। तो ये तो कोई टॉलरेट नहीं हो सकता है इस किस्म की बात। सेंटर में, इस्लामाबाद कैपिटल में बैठे हुए, इस वजह से वो लॉन्च हुई है ऑपरेशन लाल मस्जिद का। फिर ये मदारिस को मिसयूज़ करते हैं कुछ मदरसे, और हम अनफॉर्चुनेटली जो मदरसे रेडिकलाइजेशन और मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हैं, वी मस्ट एक्ट अगेंस्ट देम। ये हाई टाइम हमें ये कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। किसी से कोई, जिस मस्जिद को या मदरसे को मिसयूज किया जा रहा है, वी मस्ट एक्ट। ये हमारी, ये एक टेंडेंसी हमारी में, सब में ही है कि जी ये बड़े हमारे मुक़द्दस मकाम हैं, इनको हाथ नहीं लगाओ, अंदर ना जाओ। लेकिन ये तो मिसयूज हो रहे हैं, कई एक इनमें से, सब नहीं, बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन जो मिसयूज हो रहे हैं, कम से कम उनकी चेकिंग, उनकी कंट्रोल, उनकी कोई इस किस्म के लॉज बनाए जाएं कि उनमें मिलिटेंसी और ये रेडिकलाइजेशन वो ना फैलाएं। तो ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी और करनी पड़ेंगी। एक और चीज़ मैं बताऊं कि मस्जिदों के बहुत से खतीब हैं, मौलवी हजरात, जो इतनी मिलिटेंट किस्म की खुतबे देते हैं, कोई चेक नहीं है उनके ऊपर।
सही। नो आप कहते हैं इनके खिलाफ भी होनी चाहिए, मगर एक और चीज जो कि सवाल पूछा जाता है और ये बड़ा कॉमन इंप्रेशन है, जनरल राहील शरीफ जब तक थे तब तक वो हमने देखा बड़ी जोरों शोर से कार्रवाइयां हुई, बड़ी विजिबल भी थी। अब जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा, उनका तरीकाकार जो है वो भी जो है वो अब उन्होंने कमांड संभाली है। कमांड की चेंज से क्या आपको लगता है दहशतगर्दी के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है इसमें कोई फर्क पड़ा है या फर्क पड़ सकता है? नहीं नहीं, कोई नहीं पड़ेगा। मिलिट्री की एटीट्यूड, वो उसकी प्लानिंग, उसकी पॉलिसी और स्ट्रैटेजीज़, वो एक स्टैंडर्ड तरीके से बनती हैं। मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट मिलकर वो पॉलिसीज़ बनती हैं, अच्छा, तो उसमें तब्दीली कोई आपको नहीं लगता है कि आती। उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? मतलब अगर ये कहा जाए कि भाई जनरल राहील शरीफ का ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने का तरीका और था या जनरल कमर जावेद बाजवा का तरीका और है, तो ये बात दुरुस्त नहीं होगी? स्ट्रेटेजिक इशू पे डिफरेंस नहीं होगी। टैक्टिकल मतलब कहाँ फोर्स इस्तेमाल किया जाए, हर जगह इकट्ठी इस्तेमाल किया जाए या एक एक करके, मतलब दीज आर और टैक्टिकल टीम इशूज। सिलेक्शन तो जरी बात है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने करनी होती, उससे फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं, ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, एक और मामला, अब क्योंकि फौजी अदालतों के हवाले से भी बात हो रही है, मुझे एक ब्रेक लेनी, मगर मैं चाहता हूँ जरा ब्रेक पर जाने से पहले इस पर आपकी राय ले लूँ। फौजी अदालतों के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हो रहा। अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई मसलियत का शिकार है या जो है वो कंफ्यूज है। फौजी अदालतें कंटिन्यू करनी चाहिए, अभी जरूरत है उनकी हमें? 100% ज़रूरत है, 100%। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमारी अदालतें अनफॉर्चुनेटली टेररिज्म से निपट नहीं पाती हैं। एक तो डिले बहुत करती हैं। के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दुबई से आज हमारा खुसूसी प्रोग्राम और साबिक सदर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ आज हमारे मेहमान हैं। जनरल साहब, मैं ब्रेक पर जाने से पहले हमने जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई है उस हवाले से हमने बात की। आपने कहा बड़ा ये ट्राइका है जिसमें अफगानिस्तान है, भारत है और टीटीपी और जैसे ग्रुप्स को जो है वो सपोर्ट है। अफगानिस्तान का क्या किया जाए? ये मामला जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात और फिर अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द बैठे हैं उनके हवाले से क्या किया जाना चाहिए? देखें, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए, मेरे ज़माने में भी प्रॉब्लम्स थे, बहुत प्रॉब्लम्स थे वहाँ। इनके अनफॉर्चुनेटली कुछ गवर्नमेंट में, जो कारज़ाई साहब के गवर्नमेंट में कुछ लोग थे, जैसे अब्दुल्ला थे, वो ही वॉज एंटी पाकिस्तान ऑलवेज एंड प्रो इंडिया। वहाँ इनका उनके खाड का जो हेड थे, एक साले, क्या नाम था उसका, ही वॉज टोटली एंटी पाकिस्तान प्रो इंडिया। यानी ये कि हमेशा वो कहते थे कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है। अच्छा। वो खामा खां में ISI ट्रेंड, एक दफ़ा आया कि जी 25 लोग इन्फिल्ट्रेट कर गए वहाँ, ISI ट्रेंड। तो वो एक कारज़ाई साहब आए हुए थे, मैंने उधर उसके सामने पूछा, मैंने कहा वो पकड़ेगा ही, फिर पकड़ा एक भी नहीं उनका। तो मैंने उधर ही वो खड के हेड जो था उसको मैंने कहा, फिर आपने क्यों कहा कि ISI ट्रेंड? आपने एक बंदा पकड़ा नहीं है, तो हु हैज़ टोल्ड यू ISI ट्रेंड है कि हम भेज रहे हैं? ये सब आप लोग को कब करते हो? और वहाँ ब्राहमदाग बैठा हुआ था, वहाँ ये बलूचिस्तान से भागा हुआ काबुल में बैठा हुआ था। वी न्यू इज एड्रेस। मैंने कारज़ाई साहब से कहा कि ये टेररिस्ट है हमारा, इसको आप हैंड ओवर करें। वो कहने लगे हमें पता ही नहीं है कहाँ है। मैंने उन्हें कहा कि मैं एड्रेस दे देता हूँ आपको। हमारे पास था, मैंने कहा मैं काबुल में उसका एड्रेस दे देता हूँ, आप पकड़ लें उसे। मतलब ये हमारे से कभी नहीं कोऑपरेट करते थे। मतलब आपके दौर में भी ये बातें होती रही थी, इनसे बाकायदा कहा गया था कि ये बरामदाग या इस जैसे जो और लोग हैं उनको पकड़कर हमारे हवाले करें। तो क्यों ताउन क्यों नहीं करते ये अमरीकी? देखिए, अब अफगानी तो है, अफगान हुकाम तो है, मगर अफगान हुकाम के ऊपर अमरीकी भी तो है ना। तो क्या फिर अमरीका की वजह से जो है वो ये नहीं करते? क्योंकि ये मेरी जरा बात सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर अमरीकी अफगानियों को कहें कि भाई आप कार्रवाई करें बरामदा को या इस जैसे जो और लोग पाकिस्तान में कार्रवाई करते हैं, तो मैं इस समझने से कासिर हूं कि क्यों ना उनके खिलाफ अफगानिस्तान में कार्रवाई हो या क्यों उन्हें वहां से इजाजत दी जाए। वेल, फ्रैंकली बिल्कुल वहाँ अमेरिकन को कहना चाहिए। मैंने अमेरिकन से बहुत शिकायत भी की थी, करता रहता था, प्रेशराइज करता था, लेकिन वो ये नहीं करते थे। आई मीन
क्यों नहीं करते अमेरिका? क्या मतलब, इसका मतलब ये लेना चाहिए कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है फिर? वट एवर देयर रीज़न, वो जो हमें भी कहते रहते हैं डबल गेम खेल रहे थे, वो भी कुछ डबल गेम उधर हो जाता है उनकी तरफ से भी। क्योंकि अभी भी जनरल कमर जावेद बाजवा ने बात की है, उन्हें वहां पर जो अमेरिकन जनरल है निकलसन, उन्हें कॉल की, उनसे बात हुई। मतलब देखें, इंडियन इन्फ्लुएंस भी है ना, इंडियन डिप्लोमेसी भी है, इंडियन इंटेलिजेंस रॉ भी है, वो भी वहाँ डील कर रहे हैं। इस वक्त तो खैर बुरी हालत है हमारी, क्योंकि अमेरिकन थिंक के पाकिस्तान को आउट कर देना चाहिए फ्रॉम द अफगान इक्वेशन, और इंडिया को बुला रहे हैं। तो वो तो एक स्ट्रेटिजिक शिफ्ट हो रहा है जो जिसमें हम बहुत नुकसान में हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस ज़माने में भी इंडियन इन्फ्लुएंस आ रहा था, इंडियन उधर इंजीनियर्स आ रहे थे रोड कंस्ट्रक्शन में, जहाँ ज़्यादा इंटेलिजेंस के लोग होते थे, और वो हमारे बलूचिस्तान वगैरह में टेररिज्म में मुलव्वस होते थे। तो उनको, लेकिन क्योंकि मैं प्रेशराइज हम करते रहते थे उस ज़माने में, तो ये चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में थी। दे वर इन अंडर कंट्रोल, दे न्यू दैट वी आर वॉचिंग एंड वी डोंट लाइक इट एंड वी विल नॉट कोऑपरेट। अगर ये उन्होंने नहीं कोऑपरेट किया तो हम भी नहीं कोऑपरेट करेंगे। तो अब जो है, अब तो उन्होंने खुला वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान शुड बी आउट ऑफ अफगानिस्तान इक्वेशन, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि हम तालिबान को एनकरेज कर रहे हैं। और ये सारा इंडियन प्रोपेगेंडा है, इंडियन प्रोपेगेंडा है जिस विच हैज़ बीन बॉट बाय द अमेरिकन्स। अमेरिकन्स जो हैं वो उनकी बात मानते हैं, वो इंडियंस की बात मान गए हैं। अच्छा, अब हमारे पास सर क्या ऑप्शंस हैं? हम अगर अगर इस तरह से कोई दहशतगर्द वहां पर बैठा है, वहां पर कार्रवाई कर रहा है, तो हम किस तरह से उसको न्यूट्रलाइज किस तरह से किया जा सकता मेरे ख्याल में हमें वी शुड इवन गो टू द एक्सटेंट, अगर ये बिल्कुल ही बाज नहीं आ रहे हैं और वहाँ से ये हो रहा है, एक तो हमें उधर अंदर अपने इंटेलिजेंस सेल्स हमें चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन आए वहाँ से, और वो हम कर सकते हैं, क्रिएट होंगे। और उसके बाद हमने ये तक सोच लेना चाहिए कि हमें स्ट्राइक करना चाहिए उनके अगेंस्ट। अच्छा, मतलब इनफ इज इनफ। यू आर वेरी क्लियर कि अगर वहां से इस तरह की कोई हरकत करता है और हम अफगानियों को कहते हैं, अफगान हुकाम को, और वो एक्ट नहीं करते, तो फिर हमें वहां जाकर स्ट्राइक करनी चाहिए। बिल्कुल प्रॉपर इंटेलिजेंस, जहाँ हमें पता है कि वहाँ हैं ये कुछ जो हमारे खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं, बिल्कुल उनके खिलाफ स्ट्राइक करना चाहिए। अच्छा, ये आपके दौर में क्यों नहीं? क्योंकि आपने कहा कि बरहम दाग वहां पे था, फिर बाकी लोग वहां पे थे। मैं ये समझना चाहता हूँ कि अभी तक फिर हम ये क्यों नहीं कर पाए, या क्या वजह थी इसके पीछे? आप थे, आपके बाद आने वाले लोग भी थे, मगर पहले ये हमने नहीं किया। नहीं, उस ज़माने में इतना नहीं था ना, वो फैला हुआ इतना नहीं था। जैसे ये टीटीपी का आप लें, ये फजलुल्लाह तो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा था ना, स्वात में, और इसको हमने डिफीट कर दिया हुआ था। एंड ही वॉज इन द माउंटेन रेंजेस, मुझे मालूम है कहाँ वो प्योचार माउंटेन रेंजेस है, बाजौर और स्वात के दरमियान में वहाँ था, और वी वुड हैव हंटेड हिम डाउन। लेकिन इलेक्शंस हो गए, एएनपी आ गई और उन्होंने बंद कर दिया ये सारा कुछ। मतलब कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिस्ट होने चाहिए ना, वो बंद हुआ। ये तो अखबारों में आया हुआ है ना, फजलुल्लाह आ गया वापस। एज ए फॉर्मर मिलिट्री जनरल, आप क्या समझते हैं, इफ वी नीड टू गो इनटू अफगानिस्तान, क्या एयर स्ट्राइक्स बेहतर ऑप्शन है, या ट्रुप्स ऑन ग्राउंड जो है वो ज्यादा जो है वो बेहतर ऑप्शन है? आई कौन थिंक सी ऑप्शन वील हैव टू लीव इट टू द टारगेट, जहाँ भी है, कितनी डेप्थ में है, कहाँ है, एक्सेसिबिलिटी उसकी क्या है, उसके मुताबिक हमें पॉलिसी वो स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ये मैं मिलिट्री पे छोड़ूंगा। मतलब ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, ये तो हेलीकॉप्टर गनशिप्स हो सकते हैं, एयर स्ट्राइक्स हो सकती हैं, और फिर एसएसजी ऑपरेशन हो सकता है, हेलीबॉर्न ऑपरेशन। बाकी एक कन्वेंशनल टैंक्स, अगर वो एक्सेसिबल है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम अपनी टैंक्स और गन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी ऑप्शंस पाकिस्तान को, मिलिट्री ऑप्शंस जो है वो एक्सप्लोर करनी चाहिए, वार्निंग देनी चाहिए कि इनफ इज इनफ, और ये करना चाहिए अगर वहां से एक्शन नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे, आप क्योंकि आप सिर्फ मिलिट्री जनरल नहीं, आप एक स्टेट्समैन भी रहे हैं, डिप्लोमेटिकली अफगानिस्तान वाले मामले का क्या होना चाहिए, किस तरह से अफगानिस्तान को जवाब देना चाहिए? डिप्लोमेटिकली तो यानी देखें, उसमें हमें एक्चुअली जो इंडियन इंट्रूजन है वहाँ, इंडिया फैक्टर जो है, उसको समहाउ उसको निकालना है उस इक्वेशन में। लेकिन इस वक्त जो है डिप्लोमेटिकली वो इंक्लूडेड हैं, और अमेरिकन समझ रहे हैं इंडिया शुड बी देयर, पाकिस्तान इज़ आउट। अब पहले तो इसको रेक्टिफाई करें कि नहीं, हमारा रोल है। और उसमें जाहिर है चाइना हमारा बहुत दोस्त है, और चाइना भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इफ़ेक्ट इसके टेररिज्म के जो हैं वो उनके ETIM जो है, इनका मूवमेंट जो है उसको वहाँ मुलव्वस भी है। तो उनके साथ मिलके वी हैव टू
इंक्रीज और कहते हैं ना डिप्लोमेटिक क्लाउट जो नहीं है इस वक्त। हमने बॉर्डर तो बंद कर दिया, मगर क्या अब इससे डिप्लोमेटिकली क्या सख्त पैगाम देना चाहिए या एंगेजमेंट होनी चाहिए? मैं ये सिर्फ आपसे समझना चाहता हूँ कि पॉलिसी क्या पाकिस्तान को आगे लेकर चलनी चाहिए? बट देखे ना, डिप्लोमेटिकली हम एक तो फेल हो रहे हैं। अमेरिकन क्यों इंडिया फैक्टर को नहीं ले रहे हैं? वो वाई आर दे इंक्लूडिंग इंडिया? वाई आर दे नॉट रियलाइजिंग कि इंडिया जो है वो हमें डिस्टेबलाइज कर रहा है? वो दे मस्ट एक्सेप्ट दिस और इसको हमें सेल करें और ताकि इंडिया का रोल उसमें घटे, कम हो। और अमेरिकन मस्ट अंडरस्टैंड दिस। यही हम फेल हो रहे हैं। तो वहाँ अच्छा, मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ क्योंकि इंडिया के हवाले से और इस इक्वेशन में पाकिस्तान के खिलाफ जो इस वक्त टेरर इक्वेशन है उसमें आप ये कह रहे हैं कि इंडिया का बड़ा कलीदी किरदार है। हमने देखा भी बड़े वहाँ पे तो जनरल साहब स्टेट लेवल के जो लोग थे वो बयान देते रहे, उनके वजीर आजम से लेकर वजीर दिफा। अब इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो इंडियन एग्रेशन है और वो बड़ा स्टेट लेवल पे चली गई है, बाहर की दुनिया क्यों नहीं देखती, क्यों नोटिस नहीं लेते कि इंडियन मिनिस्टर्स जो हैं वो इस तरह के पैगाम दे रहे हैं, इस तरह के मैसेजेस दे रहे हैं कि पाकिस्तान में टेरर जो है वो फैलाया जाएगा और यहाँ पर जो है वो दहशतगर्दी कराई जाएगी? मेरे तो व्यूज़ इसके बारे में बड़े क्लियर हैं। देखें, इंटरनेशनली तो एक जंगल है, जंगल लॉ है यहाँ इंटरनेशनली। माइट इज़ राइट होता है। इन्फ्लुएंस इज़ विल्डेड बाय द माइट ऑफ अ कंट्री। कि अगर आप स्ट्रांग हैं तो आपकी इन्फ्लुएंस उतना ही होगा ऑन अदर कंट्रीज़। हम अभी इंटरनली इतने वीक हैं और हमारी रेपुटेशन इतनी ख़राब है, हमारी लीडरशिप की रेपुटेशन इतनी ख़राब है, हमारी गवर्नेंस इतनी ख़राब हो रही है कि हम इंटरनली वीक हैं। तो हमारी आवाज़, एक्सटर्नली आवाज़ कोई नहीं है हमारी। नोबडी लिसन्स टू अस। कोई सुनने को तैयार नहीं है हमारी, क्योंकि हमारा एक वो नहीं है, एक वक़ार, एक मयार नहीं है हमारा, अनफॉर्चुनेटली। तो यू हैव टू क्रिएट योर प्लेस थ्रू इंटरनल स्ट्रेंथ। इंटरनली आप खुद मजबूत होंगे तो फिर जो है वो बाहर बात फिर सुनेंगे, सब सुनेंगे। जनरल साहब, ये इंडिया वाला मामला बड़ा अहम है। मैं इस पर आपसे कुछ और भी सवालात पूछूंगा, मुझे एक ब्रेक लेनी है। एक ब्रेक लेते हैं। साबिक सदर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दुबई से हमारा एक खसूसी प्रोग्राम और साबिक सदर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ हमारे साथ मौजूद है। जनरल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले इंडिया के हवाले से हमने बात की, मगर एक हमने बड़ी कंट्रोवर्शियल इशू है हमारे इंडिया के साथ, और वो है हाफिज सईद वाला। आपकी मैंने एक वीडियो भी देखी कि आपने समझते हैं कि हाफिज सईद और जो इस तरह के लोग हैं, या जब इंडिया की तरफ से इल्ज़ामात आते हैं तो उससे हमारे भारत के साथ भी ताल्लुकात ख़राब होते हैं और हमारी जो कॉज है, जिसमें स्पेशली कश्मीर कॉज है, उसको भी नुकसान पहुंचता है? देखिए, ये बहुत क्रिटिकली हमें देखना है। एक तो हम वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं दूसरों की बातों से। अब इंडिया हाफिज सईद को जाहिर है बहुत बुरा भला कहेगा। ये सबसे पुरानी मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन 1990, 91, 92 में ये आए थे वो वजूद में, और ये कश्मीर में अगेंस्ट द आर्मी इनके वॉलंटियर्स जाकर लड़ रहे थे। तो वो तो हिंदुस्तान को दुख पहुंचा रहे थे ये। तो वो तो चाहेंगे तो इनको ख़त्म किया जाए, इनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए। लेकिन हमें पाकिस्तानी, हमने सोचना है ये टेररिस्ट क्यों है। अभी अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने अपनी इन्फ्लुएंस यूज़ किया, यूनाइटेड नेशन से उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर करा दिया। अब हम उसी लाइन पे चल रहे हैं। देखें, क्या क्यों है टेररिस्ट? कभी सोचा है हमने वो क्यों है टेररिस्ट? क्या उन्होंने कहाँ दुनिया में टेररिज्म किया है? क्या पाकिस्तान में उन्होंने टेररिज्म किया है? कहाँ किया है? नहीं, मगर जनरल साहब, मैं आपका इस हवाले से इंटरव्यू भी देख रहा था, तो क्या इसका ये मतलब लेना चाहिए कि जो पाकिस्तान में कार्रवाई ना करे, बाहर बेशक करे, वो जो है वो दहशतगर्द नहीं है? बाहर। और जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे, क्योंकि आपने मौलाना मसूद अजहर का भी हवाला दिया, तो वो जो है वो दहशतगर्द है? नहीं, इस पर पहले तो सवाल ये है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो दहशतगर्दी है। ये मैं आपसे पूछूंगा, ये बताएं आप, आर यू कॉलिंग उसको आप दहशतगर्द कह रहे हैं? जो कश्मीर में हमारे पाकिस्तान से लोग जाते हैं वॉलंटियर करके, वॉलंटियर खुद जा रहे हैं, पोरस बॉर्डर है, पहाड़ों से क्रॉस करके चले जाते हैं, वहाँ फौज से लड़ते हैं, इंडियन फौज से। क्या वो आप उनको दहशतगर्द कहेंगे क्या? ना, वो कैच है। मैं समझता हूँ वो दहशतगर्द नहीं है, वो मुजाहिदीन हैं। वो
देखें, कश्मीर तो एक यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन हुआ है कि प्लेबिसिट होना है, उधर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसको डिनाई कौन कर रहा है? हिंदुस्तान कर रहा है। उसकी डिनाइल को रीइंफोर्स कर रहे हैं हिंदुस्तान की फौज, सिविलियंस को मार रही है वो। तो कौन दहशतगर्द? सिविलियन जो है वो तो अपनी राइट्स मांग रहे हैं। क्या ये गलत है या हिंदुस्तान और उसकी फौज गलत है? तो आई मीन व्हाई आर वी कॉलिंग देम दहशतगर्द? अच्छा, चले अब थोड़ा सा जरा मुल्क के जरा सियासी मामलात पे बात कर लेते हैं। बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पानामा लीक्स वाला इशू है जनरल साहब, उसमें एक बड़ा जिक्र रहा जो है वो इसहाक डार साहब के कन्फेशन का, और वो कन्फेशन जो है वो पहले तो अखबारों में भी आया, मगर अब जबकि वो गया वहां पर तो उन्होंने कहा जी ये तो अंडर ड्यूरेस था। ये मामलात आपके इल्म में होंगे, नवाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग, उस हवाले से इसहाक डार का कन्फेशन, आप तक क्या मालूमात थी? आपको क्या पता चला था जब ये केसेस आए थे? मतलब देयर इज नो डाउट कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, और ये कहना कि जी अंडर ड्यूरेस, बिल्कुल गलत, 100% गलत। कोई ड्यूरेस मेरे ज़माने में कोई ऐसी बात नहीं थी कि हम ज़बरदस्ती लोगों को अंडर ड्यूरेस चीज़ें साइन करवा रहे हों। वो तो इतनी फ्रॉड कर रहे थे ये लोग, तो इसको ड्यूरेस क्या, फिर सब लोग सामने आकर अपनी स्टेटमेंट दी है इसने, तो अब तो इसने वो कहते हैं मिलिट्री डिक्टेटर का जमाना था, इसलिए जो है वो इस तरह के बयानात जो है वो दिलवाए जा सकते थे। कोई ऐसी बात नहीं, और कोई ऐसी इसहाक बात डार का जो कन्फेशन था, जिसका उन्होंने वो तो कोर्ट के अंदर तो डिनाई किया, उन्होंने कहा ये भी उसी तरह से था। नहीं, बिल्कुल 100% गलत। मिलिट्री के मेरे ज़माने में बहुत ही लीनियंट व्यूज़ थे इस किस्म की चीज़ों में, मैं तो इन्वॉल्व भी नहीं होता था। ये तो ये लोग करते हैं, ये सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ना, ये इन्वॉल्व होते हैं कि वहाँ थानेदार से भी बातें कर रहे हैं। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी अभी, आपने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। तो यस, ये आपके पास इस हवाले से क्या, क्योंकि अभी तो देखें जनरल साहब सारा केस ही उसके ऊपर है। नहीं, देखे, जाहिर है हुई थी, जब ये इसहाक डार खुद ही कह रहा है मनी लॉन्डर कर रहा था, और ये ड्यूरेस से झूठ बोल रहा है। तुम भी तो हुई है। आपने क्यों उन लोगों को जाने दिया? कहा जाता है कि जी कि आपने केसेस परस्यू नहीं किए, जब एक दफा डील हो गई, जब बाहर जाने वाली बात होगी, तो ये पनामा वाला केस तो ये तो फिर उस वक्त चलना चाहिए था, आपके दौर में चलना चाहिए था। ये ज़्यादा इसकी नौयत तो बड़ी है बाद में, जब ये इतनी ज़्यादा फ्रॉड, ये तो 2008 के बाद जो खुली छुट्टी मिली है, ये पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई है और PML की एन की गवर्नमेंट पंजाब में रही है, अब PMLN की गवर्नमेंट सेंटर में और पीपल्स पार्टी सिंध में है। ये जो लूट पिछले 8 साल से हो रही है, पानामा लीक्स वगैरह, तो इसके बाद की ये बातें हैं, सारी स्टोरीज जो इनके इतनी ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ इन्होंने खरीदी हैं, उस वक्त भी खरीदी मुझे। तो उस वक्त उसकी नौयत मैं इसलिए ये जानना चाह रहा था कि आपने ये केसेस परस्यू क्यों नहीं किए? आप अभी तो बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप अभी ये भी कह रहे हैं कि इसहाक डार का जो कन्फेशन था वो ठीक था, अंडर ड्यूरेस नहीं था, तो फिर ये पहले क्यों नहीं हो सका? पहले क्यों नहीं? जब एक डील कर ली क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि इसको भेज दें और ये इनको छोड़ दें और 10 साल के लिए वहाँ आ जाएं। When we agreed and accepted this, instead of getting involved in trials for years जो हमारे कोर्ट्स में होते हैं, तो we thought चले जाएं ये। मगर आप ये कह रहे हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था और जो बाकी केसेस थे वो नवाज शरीफ पे वो बिल्कुल ठीक केसेस थे। ठीक थे, बिल्कुल। अच्छा, I have no reason to disbelieve। और ना, लेकिन ये है कि मैं उनके अंदर खुद पर्सनली नहीं घुस रहा था। देखो, मैं कोई नैब से नहीं पूछ रहा था एक एक केस की डिटेल्स वगैरह। आई वॉज नॉट चेकिंग अप। अच्छा जनरल साहब, अब ये कुछ आ रही है आर्टिकल 6 में तरमीम के हवाले से भी कुछ बातें हो रही हैं, आपका क्या ख्याल है? क्योंकि आपके ऊपर भी एक केस है, आर्टिकल 6 का हवाला दिया जा रहा है, क्या आर्टिकल 6 में तरमीम होनी चाहिए? हाँ, ये लीगल कानूनदान जो हमारे हैं उनको देखना चाहिए कि ये जो वर्ड ट्रीजन है, आर्टिकल 6 और ट्रीजन, और फिर उर्दू में उसको गद्दार कह देते हैं ना, मेरे ऊपर लगा हुआ है। हाउ कैन एन आर्मी चीफ, हाउ कैन अ पर्सन जिसने 10 साल मुल्क चलाया हो और मुल्क को तरक्की दी हो, आवाम को खुशहाली दी हो, वो गद्दारी का इल्ज़ाम उस पर लगा हुआ हो? देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो उसको जाहिर लफ्ज़ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा शुरू हो गया, कुछ मीडिया हाउसेस के हवाले से भी बात हुई, कुछ और भी जगहों पर, और भी कई जगह पर ऐसे रेफरेंस आए। तो आप क्या समझते हैं, इसमें तरमीम होनी चाहिए, इसमें चेंजेस लाई जानी चाहिए? लीगल एक्सपर्ट्स को बताना चाहिए, बिल्कुल। वन हैज़ टू सी कि जेन्युइन गद्दारी, ट्रीजन अगेंस्ट द स्टेट, ये क्या है, उसको फोकस करना चाहिए। वरना अभी तो आजकल तो हर दूसरा आदमी गद्दार एक दूसरे को भी कह रहे हैं, तो आई डोंट नो कौन रियल गद्दार है।
ठीक। अच्छा, जनरल राहील शरीफ के हवाले से तो आपने कहा था कि आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और जो आपका मौक़िफ़ है वो समझते भी हैं और सपोर्ट भी करते हैं। जो नई कमांड है जनरल कामर जावेद बाजवा, इनसे ये आपकी पोजीशन को किस तरह से देखते हैं? आपके इनके साथ आपकी इंटरेक्शन है इनसे? नहीं नहीं, मेरी कभी इंटरेक्शन राहील से भी नहीं हुई है फ्रैंकली। नहीं, मैं डायरेक्ट इंटरेक्शन, आई डिडंट वांट टू एम्बैरस हिम कि मैं टेलीफोन कर रहा हूँ, मैं उसे मुलाकात कर रहा हूँ, तो आई डिडंट वांट टू उनके, क्योंकि मतलब कोई मुलाकात वगैरह नहीं हुई आपके जनरल नहीं, राहील इतनी शरीफ से? डेलिकेट रिलेशनशिप वो बैलेंस कर रहे थे विद द प्राइम मिनिस्टर, अब बीच में मैं भी घुस जाऊं उनसे बातें करूं, तो आई डिडंट वांट। नहीं, वो बाप का ये ऐसा बयान आया था कि जैसे उन्होंने आपको जो वो सपोर्ट दी है और आपके जो वो केसेस के हवाले से देखिए, या आपके बाहर आने के हवाले से। हाँ जाहिर है वो उसमें, देखिए पूरी फौज की एक पॉलिसी, मैं फौज का कमांडर रहा हूँ, सिपह सलार रहा हूँ, तो मेरी फेवर में मेरे साथ सिंपथी फौज की तो है और वो हमेशा रहेगी। अच्छा। तो चाहे कोई भी चीफ हो, दैट सिंपथी ऑफ द आर्मी विद मी विल रिमेन। अभी भी वो सिंपैथी है आपकी डेफिनेटली होगी, आप फौज की आर्मी में आपके जाएं लिए? पूछें तो आपको खुद को पता हो जाएगा। नहीं, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए मैं तो आपसे इधर जानना बाहर चाह रहा बैठा हूँ। हुआ हूँ, मैं किसी फौजी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता हूँ, जस्ट टू नॉट टू एम्बैरस हिम, वरना लोग बहुत ज्यादा मेरे मगर से वो सपोर्ट आप समझते हैं कि आपको अभी भी है? यस इंडीड। मतलब नई कमांड से भी उसी तरह की है जिस तरह की राहील शरीफ की अंडर देखिए कमांड जो है वो फौज से थी? सब जितनी फौज मुझसे बहुत प्यार मोहब्बत करती है, अच्छा। ठीक है ना, मैं कमांडर रहा हूँ उनका, और कोई ऐसा इन एक्शन एक्टिव कमांडर रहा हूँ, इनएक्टिव भी नहीं, डेस्क टाइप कमांडर नहीं रहा हूँ मैं। तो जाहिर है और वो रहेगा, वो ताल्लुक मेरा उनके साथ हमेशा है और रहेगा। जनरल साहब, पाकिस्तान वापसी का आपका कब तक इरादा है? क्या इस हवाले से सोचा है? बिल्कुल जाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मेरी नज़र में एक हमें पॉलिटिकल चेंज चाहिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान के हक़ में ये जो पीपल्स पार्टी और PMLN पाकिस्तान को गवर्न करते रहे हैं और 4 दफ़ा कर लिया और इतना फेल किया पाकिस्तान को, अब दोबारा वो 2018 में इलेक्ट हो जाएंगे, तो इस अगर कोई तब्दीली नहीं आई, और वो तब्दीली लाने के सिलसिले में जो कुछ भी करना है उसमें मैं समझता हूँ वो मैं देख रहा हूँ। उसमें आप अपना बड़ा एक्टिव रोल देख रहे हैं उसके अंदर? हो सकता है अगर हम एक नई सियासी कुव्वत की बात करें, मुझे आई एम श्योर इस हवाले से काफी सारी पेशरफ्त हो चुकी है, मैं चाहता था कि जरा उस हवाले से भी हम बात करते हैं, मगर आपका पाकिस्तान आना ये कहा जा रहा है कि उसके लिए बड़ा जरूरी होगा अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल फोर्स बननी है, और इसी वजह से मैंने फिर पूछा कि मैंने कहा कि क्या आप पाकिस्तान जल्द ही कोई महीनों में को आने का सोच रहे हैं? कोई इस हवाले से आपने कुछ जब सोचा? तक ये माहौल जब भी बन सकता है, पहले तो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आए, उसके बाद एक माहौल चाहिए जिसमें मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं अप फ्रंट पब्लिक में जाऊं और पब्लिक के सामने मैं खड़े होकर उनको मोटिवेट करूं अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग पे। वो जब भी होगा जब मैं पब्लिक गैदरिंग एड्रेस करूं, लेकिन अगर मुझे एड्रेस ही ना करने दिया जाए, मगर आप तो फिर क्या बाहर फायदा? बैठे हैं, मुल्क से बाहर हैं, तो इसलिए जाना ज़रूरी है कि पब्लिक को कांटेक्ट में लीडिंग फ्रॉम द टाइम फ्रंट। तो उसके लिए 2018 का ही होगा, 2018 के इलेक्शन से पहले आपको जाना पड़ेगा, तो उससे पहले आप आ जाएंगे वापस? यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ठीक है। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला।